गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज जो हम पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया में जो थर्ड चैप्टर है उस चैप्टर को हम कर रहे हैं। और इसी चैप्टर में जो आज हम अपने वीडियो का चैप्टर की फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम द ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हरित क्रांति। इस चैप्टर को यहाँ से शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ मैं प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ था, आपसे पहले जो 1960 की डिकेड में जो हमारे देश में कृषि की दशा बद से बदतर होती गई थी, और जो 1940 और 1950 में तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में थी। और इसी समय जो भारत है दो युद्धों में भी फंस गया था। दो युद्ध उसको पाकिस्तान और चाइना के साथ उसने युद्ध किए थे। तो सबसे ज़्यादा जो खाने पीने की वस्तु में दिक्कत आई थी वो बिहार राज्य में आई थी। और इस दौरान हमें पता है कि 1965 से 1967 में सूखा भी पड़ा था हमारे देश में। और बिहार के जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे अनाज की पैदावार सामान्य स्थिति की तुलना में आधे से कम थी। तो यहाँ पे जो 5 जो बड़े ज़िले थे उनमें सामान्य पैदावार की तुलना में केवल 1/3 ही अनाज वो उपजा पाते थे। और यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति के आहार की स्थिति वो 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गई थी। तो ये बड़ी दिक्कत थी यहाँ पर 1967 में। बिहार में जो मृत्यु दर है पिछले साल की तुलना में, जो डेथ रेट है वो 34% और ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब लेकिन पंजाब है, पंजाब में बहुत ज़्यादा इतना नहीं कह सकते, तो वहाँ पे ठीक ठीक समृद्धि जरूर थी। लेकिन अगर तुलना की जाए बिहार और पंजाब की, तो गेहूं और चावल बिहार में पंजाब से 2 गुने रेट पर बिक रहे थे। और तो यहाँ सरकार की एक और जो पॉलिसी जोनिंग की वजह से जो व्यापार में बड़ी दिक्कत आ रही थी। राज्यों के बीच में जो खाद्यान्न व्यापार नहीं हो पा रहा था, और सरकार को गेहूं की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा भी बहुत सारी खर्च करनी पड़ी थी। अमेरिका से यहाँ पे गेहूं मंगाया गया था। तो यहाँ पे जो प्लानर्स थे, 5 ईयर प्लानर्स, जो योजनाकार थे, उनके सामने तो यही सबसे बड़ी समस्या थी कि किसी न किसी तरीके से देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो इन्हीं प्रयासों में जो प्रयास किया गया है कृषि की बेहतरी के लिए, जनता की भलाई के लिए, तो यहाँ पे उस प्रयास के तहत जो द ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, ये आ पाई थी। इन द फेस ऑफ द प्रिवेलिंग फूड क्राइसिस, द कंट्री वॉज क्लियरली वल्नरेबल टू एक्सटर्नल प्रेशर एंड डिपेंडेंट ऑन फूड एड, मेनली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। अब भारत में क्या सबसे ज़्यादा खाने पीने की वस्तुओं का संकट था। तो इस तरह से जो बाहरी देश हैं भारत पर, उनका दबाव बढ़ाना, भारत पे दबाव बढ़ाने की आशंका उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और भारत है वो पूर्ण तरीके से विदेशों की खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था। और इसमें मुख्यतः जो नाम दिया जा सकता है यूनाइटेड स्टेट का, वो लिया जा सकता है। द यूनाइटेड स्टेट इन टर्न पुश्ड इंडिया टू चेंज द इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इसके बदले में अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि वो अपनी व्यापारिक नीतियाँ बदल दें। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सफिशिएंसी। भारत में खाद्यान्न सफिशिएंसी, फूड सफिशिएंसी यानी कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्ट्रेटजी है वो अपनाई खेती बाड़ी के लिए, ताकि वो एक फूड सफिशिएंसी यहाँ पे लेकर आ सके। इंस्टेड ऑफ द अर्लियर पॉलिसी ऑफ गिविंग मोर सपोर्ट टू the areas the farmer that were lagging behind, now it was decided to put more resources into those areas where already had irrigation and those farmers who were ऑलरेडी वेल ऑफ। तो पहले क्या था, शुरू में उन किसानों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था जो खेती बाड़ी में काफ़ी सारे पिछड़े हुए थे, ताकि उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी। लेकिन यहाँ पे अब भारत में बड़ी खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्य
वस्तुओं की कमी हो गई थी। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई इन गरीबों की बजाय हम क्यों ना खुशहाल किसानों पर थोड़ा ध्यान दें, जिनके पास पहले से काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद देश की हालत है वो सुधर सकेंगे। तो उन्होंने अब क्या किया, अर्लियर पॉलिसी गिविंग मोर सपोर्ट टू द एरियाज ऑफ फार्मर्स दैट वर लैजिंग बिहाइंड। पहले तो जो किसान पिछड़े हुए थे उनके ऊपर ध्यान दिया गया। नाउ इट वाज डिसाइडेड टू पुट मोर रिसोर्सेज इनटू दोज एरियाज वेयर ऑलरेडी हैड इरिगेशन, जो पहले से ही अब इरिगेशन में खेती बाड़ी में काफ़ी अच्छे थे, और दोज फार्मर्स हु वर ऑलरेडी वेल ऑफ, और काफ़ी समृद्ध किसान थे, अब उनके ऊपर ध्यान दिया गया। द आर्ग्यूमेंट वॉज दैट दोज हु ऑलरेडी हैड द कैपेसिटी कुड हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन रैपिडली इन द शॉर्ट रन। तो ऐसा विश्वास किया गया कि जो पहले से ही जिनके पास कैपेसिटी कैपेबल हैं, अगर उनको मदद की गई तो शायद वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में पूरी मदद करेंगे, और तेज़ी से रैपिडली जो प्रोडक्शन बढ़ा होगा इन द शॉर्ट रन, थोड़े ही समय में। तो ऐसा अनुमान किया गया, ऐसा समझा गया। दस द गवर्नमेंट ऑफर्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो इस प्रकार से सरकार ने उनकी मदद के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज, हाई यील्डिंग, जिनमें अच्छी पैदावार हो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, उन्होंने दिए। फर्टिलाइजर्स उनको उपलब्ध करवाए, खाद वगैरह, पेस्टिसाइड्स, और बेटर इरीगेशन के लिए एट हाईली सब्सिडाइड प्राइसेस, और काफ़ी जो सब्सिडी उस पर दी गई, काफ़ी कम दामों पर उनको उपलब्ध कराए गए, ताकि भारत के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। पूरा ध्यान इसी की ओर दिया गया था। देश खाद्य सुरक्षा से जूझ रहा था उस समय, तो ये समस्याएं थी। फर्टिलाइजर्स दिए गए, पेस्टिसाइड्स दिए गए, बेटर इरिगेशन दी गई, तो इस तरीके से सब्सिडी दी गई इनको, सभी पर सब्सिडी प्राइस पर अवेलेबल कराया गया। द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव ए गारंटी टू बाई द प्रोडक्ट ऑफ द फार्मर्स एट गिवन प्राइस। एक निश्चित मूल्य पर, एक दिए गए मूल्य पर सरकार ने उनको आश्वस्त किया कि किसानों को वो फसल का मूल्य देंगे। तो ये सारी चीज़ें दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट वाज कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये स्थिति थी, इस स्थिति को ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का नाम दिया गया। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। तो आगे क्या है, द रिच पीजेंट्स एंड द लार्ज लैंडलॉर्ड्स वर द मेजर बेनिफिशरीज ऑफ द प्रोसेस। अमीर किसान थे या बड़े बड़े भूपति थे, उनको इस प्रोसेस का काफ़ी सारा लाभ मिला, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिला। द ग्रीन रेवोल्यूशन डिलीवर्ड ओनली ए मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ, मेनली ए राइज इन व्हीट प्रोडक्शन। हरित क्रांति ने केवल मॉडरेट एग्रीकल्चर की उत्पादन को ही ज़्यादा वहाँ पे, हरित क्रांति में जो पहले खेती करने वाले लोग थे उसके सामान्य किस्म थी, उनमें इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई। ज़्यादातर गेहूं की वहाँ पे फसल में मेनली द राइज इन द व्हीट प्रोडक्शन हुआ, ज़्यादा गेहूं की फसल में उत्पादन हुआ। एंड रेज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द कंट्री, और इसने भारत भर में खाद्यान्न पूर्ति की, मतलब भारत में गेहूं के उत्पादन को बढ़ा दिया। बट इंक्रीज्ड पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेज एंड रीजन्स, लेकिन यहाँ पे वर्गों और क्षेत्रों के बीच में दो ध्रुव बन गए, दो ध्रुव यानी अमीरी और गरीबी, ज़्यादा उसमें गहरी दरार आ गई अब देश में, समाज में, अमीर गरीबी के लिहाज से। सम रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बिकेम एग्रीकल्चरली प्रोस्पियस, ये काफ़ी समृद्ध हो गई एग्रीकल्चर की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से। तीनों, हरियाणा, पंजाब और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, काफ़ी ज़्यादा वो समृद्ध हो गए। वाइल अदर्स रिमेंड बैकवर्ड, जबकि जो दूसरा देश के राज्य थे वो बैकवर्ड ही रहे। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैड टू अदर इफेक्ट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के दो दूसरे प्रभाव बने रहे। वो दो दूसरे प्रभाव क्या है, द स्टार कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पुअर पीजेंट्री एंड द लैंडलॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड कंडीशंस फेवरेबल फॉर लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज द पुअर पीजेंट्स,
तो ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ प्यारे बच्चों? धनी किसानों को और बड़े बड़े भूपतियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल हुई। तो पूरा देश है, अलग अलग इलाकों में जो ध्रुवीकरण हो गया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं, ये कृषि के लिहाज से बहुत समृद्ध हो गए, जबकि जो बाकी इलाके थे खेती के मामले में वो बिल्कुल पिछड़े रहे। तो हरित क्रांति के यहाँ पे दो ही प्रभाव है। पहला असर हुआ कि वो जो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज द पुअर पीजेंट्स, पहला तो जो असर हुआ कि गरीब और किसान हैं, जो लोग भूपति हैं, इनके बीच में अंतर बहुत ज़्यादा आ गया। इसे देश के जो हिस्से थे वहाँ पे वामपंथी जो संगठन थे वो गरीबों किसानों को की स्थिति के ज़्यादा अनुकूल पैदा हुई स्थिति के अनुसार ही उन्होंने काम किया। वो ज़्यादा उसके पक्ष में गए। ऑर्गेनाइजेशंस लेफ्ट विंग थे, जो वामपंथी थे, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज द पुअर पीजेंट्स, उन्होंने जो गरीब किसान थे उनको ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया। और जो सेकेंडली इसका प्रभाव क्या हुआ, द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द रेज ऑफ व्हीट। तो यहाँ पे जो रेज ऑफ व्हीट है, गेहूं का उत्पादन है, वो काफ़ी सारा उभर गया, जिससे कि जो मिडिल सेक्शन पीजेंट सेक्शन है वो उभर कर सामने आया। यानी कि देश में दूसरा प्रभाव ये हुआ कि हरित क्रांति के कारण कृषि में जो पिछले दर्जे के किसान थे, यानी कि मध्यम श्रेणी के जो भूस्वामी थे, उन किसानों की संख्या में इजाफा हो गया। तो दीज वर फार्मर्स विद इन मीडियम साइज लैंड होल्डिंग्स who benefited from the changes and soon emerged politically influenced in many parts of the country। इन्हीं से क्या हुआ कि देश को बड़ा फ़ायदा हुआ और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो गए, राजनीतिक प्रभाव बनाकर इनमें संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। लेटर डेवलपमेंट्स, बाद में क्या विकास कार्य हुए, बाद वाले बदलाव हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया टूक ए सिग्निफिकेंट टर्न फ्रॉम द एंड ऑफ 1960। 1960 में जो भारत में विकास की कहानी है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ आया, सिग्निफिकेंट टर्न हुआ। You will see the chapter 5 how after Nehru's death the Congress system encountered difficulties। आपको पता लगेगा चैप्टर 5 में किस प्रकार से कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस की जो प्रणाली थी उसमें दिक्कतें बहुत सारी आ गई थी। इंदिरा गांधी एमर्ज्ड एज ए पॉपुलर लीडर। इंदिरा गांधी एक बड़े सुप्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर सामने आई। शी डिसाइडेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द स्टेट इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द इकोनॉमी। तो वहाँ पे इंदिरा गांधी उभर के सामने उसने निश्चय किया कि किस प्रकार से वो देश को आगे सशक्त करेगी, और देश को सशक्त करने के लिए उसको राज्यों को पहले ज़्यादा सशक्त करना होगा, उनको अपने नियंत्रण में लेना होगा, और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको डायरेक्शन देना होगा। इसके लिए उनको काम करना होगा कि राज्य की अर्थव्यवस्था है उसको पहले संभाला जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। द पीरियड फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड्स विटनेस्ड मैनी न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट इंडस्ट्री। जो 1967 के बाद में बहुत सारे जो प्रभाव हुए, बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई प्राइवेट इंडस्ट्री पर, निजीकरण जो किया गया था इंडस्ट्री का, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज। जो 14 बैंक थे प्राइवेट थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मैनी प्रोग्राम, बहुत सारे गरीबी के उन्मूलन के लिए, गरीबी के खात्मे के लिए बहुत सारे वहाँ पे प्रोग्राम किए गए। दी चेंजेस वर अकम्पनीड बाय एन आइडियोलॉजिकल टिट टुवर्ड सोशलिस्ट पॉलिसीज। द इन्फ्लुएंसेस generated heated debates within the country among political parties and also among experts। तो इन परिवर्तनों के साथ साथ ही सरकार का विचार था जो वो समाजवादी नीतियों की तरफ ज़्यादा था। अब इन बदलावों को लेकर देश में बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां थी उनमें गर्मागर्म बहसें हुई, बड़ी आर्गूमेंट्स हुए, और इस प्रकार देखते हैं कि जो विशेषज्ञ थे उनके बीच में भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चली। हाउएवर कंसेंसस, तो वहाँ पे जो लोगों की राय थी, फॉर ए स्टेट लेड इकोनॉमी डेवलपमेंट डिड नॉट लास्ट फॉर एवर। जो लोगों की राय थी कि सरकार नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में जितनी भी सहमति वहाँ पे बनी थी ज़्यादा दिनों तक वो कायम नहीं रह पाई। प्लानिंग डिड कंटिन्यू,
योजनाएं तो बनी रही, योजनाओं का तो काम चलता रहा, बट इट्स सैलियंस वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, लेकिन जो इसका नियोजन था, इसके महत्व में बड़ी कमी आई थी नियोजन के। बिटवीन 1950 एंड 1980, 1950 से 80 में इंडियन इकोनॉमी ग्रू स्लगिस पर एनुमम रेट ऑफ 3 to 3.5%। बहुत धीमी गति से भारत की अर्थव्यवस्था वो चल रही थी, वो बढ़ रही थी, जिसका जो 3 से 3.5% वो धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वहाँ पे इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग इनएफिशिएंसी एंड करप्शन इन सम पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर थे उनमें अगुणवत्ता थी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था पब्लिक सेक्टर सरकारी क्षेत्र में, इंटरप्राइजेज में, एंड द नॉट सो पॉजिटिव रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो नौकरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी थी, उसका इतना पॉजिटिव रोल नहीं था भारत की आर्थिक विकास में इतना अच्छे से। द पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री लॉस्ट द फेथ इट इनिशियली प्लेस्ड इन मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। जो पब्लिक ओपिनियन था हमारे देश में, उसने अपना विश्वास खो दिया शुरू में ही। इन इंस्टीट्यूशंस में जो विश्वास था पब्लिक का वो खो गया, यानी कि नौकरशाही में देश की राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें लोगों का विश्वास वो ख़त्म होने लगा। सच लैक ऑफ पब्लिक फेथ लेड द पॉलिसी मेकर्स टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट इन इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम द 1980 ऑनवर्ड्स। और इसकी वजह से ही जो भ्रष्टाचार बढ़ा था, तो अकुशलता जो देखी थी लोगों ने, तो अब इसके साथ ही जो नीति निर्माता थे, पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने देखा कि जनता का भरोसा टूट रहा है, तो 1980 के दशक के बाद से उन्होंने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका जितनी थी उसको अब कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे इंदिरा गांधी ने किया था अब वो कम कर दी गई। तो वी शैल लुक एट दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक। इस जो बुक का जैसे अंत होगा, इस बुक के अंत में हम यही देखेंगे किस प्रकार से ये बदलाव हुए अर्थव्यवस्था में, राज्य की भूमिका को कैसे कम किया गया, कैसे इंदिरा गांधी जी ने उसको शुरू किया था, और सार्वजनिक क्षेत्रों में किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है, कुशलता है, उसका जोर बढ़ा था, और किस प्रकार से नौकरशाही में भी आर्थिक विकास था जो भारत का, उसमें अपने एक सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाई थी। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। वी आर असेंडिंग, हम सब चढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। वी आर असेंडिंग, सून वी विल बी अबाउट अबव हंगर एंड वांट। शीघ्र ही हम जो है भूख और जो चाहत है, कमी है, उसके ऊपर होंगे। यानी कि भारत की जनता है ये यहाँ पे ये बोल रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सब क्या होंगे कि हम हंगर से, और वांट होता है कमी, वस्तुओं की कमी, हम इससे ऊपर उठेंगे। मेन वाहिल हैव लिटिल स्नैक, और इसके साथ ही हम थोड़े से भाई स्नैक खा के ही काम चला ले। थोड़े बहुत कोई स्नैक्स होते हैं जैसे इवनिंग में चाय के साथ लेते हैं हम, यानी भूखे क्या करेंगे, चने चबा लेंगे और क्या करेंगे, ये काम करेंगे आज हम। तो ये सब इसके अंदर हैं। तो ये भारतीय राजनीति है। यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री भूतपूर्व स्वर्गवासी हमारे नेहरू जी हैं, और ये भारत की पब्लिक हैं, बिल्कुल खस्ता हालत में हैं। बच्चे देखिए हड्डियाँ झलकी हुई हैं। भारत की स्थिति, सच्चाई ये बात बच्चों, शायद आप मैं तो अब इतने ज़्यादा नहीं जान पाओगे, लेकिन हमारी दादी जी, हमारे बड़े वृद्ध व्यक्ति हमें बताते थे कि उनके टाइम में ये सब चीज़ें हुई हैं। भाई मेरे बच्चों, आपको बहुत अच्छा जीवन मिला है, और इस जीवन को आप भारत के विकास में लगाएं। आप पढ़ रहे हैं अपने लिए न पढ़ें, अपने देश के लिए पढ़ें, अपने समाज के लिए पढ़ें, लोगों के हित को ध्यान में रखने के लिए पढ़ें। तो फिर क्या होगा, आपके अंदर से एक डर निकल जाएगा कि आपको भगवान ने जन्म दिया है, और आप इस दुनिया में सेवा करने के भाव से आप आए हों, और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो बेटा कभी भी ज़िंदगी में आपके अंदर से फेल पास कोई ऐसी जो भावनाएं हैं वो आती है, वो नहीं आएंगी, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हो, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और उसी के लिए कर रहे हैं कि आप बड़े होके देश सेवा के काम आएंगे। चाहे आप डॉक्टर बनेंगे तो लोगों का भला करेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो लोगों का भला करेंगे, विनिर्माण के कार्य करेंगे, कंस्ट्रक्टिव सोच होगी आपकी। इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आप बने अपने लाइफ में बढ़िया बनेंगे बेटा, और देश सेवा के ही काम आता है, अध्यापक बने या फिर।
तो ये नहीं है कि भाई उसके बदले आपको तनख्वाह नहीं बेटा, वो तो घर चलाने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये ऐसा कोई समझ नहीं होती, क्योंकि आपको भी एक सामाजिक संरचना के हिस्से हैं। तो मेहनत करें और भगवान को अर्पित करें, देश सेवा के लिए पढ़ें, निस्वार्थ भाव से अध्ययन करें तो आगे करेंगे। तो फिर इसमें जो क्वेश्चन आंसर है बच्चे, ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ऑप्शनल है, ये बुक में आप टिक कर लिया करो, निशान लगा लिया करो, इनको पढ़ा करो। ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप बुक में अंडरलाइन करके ही चलो, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो मैच द फॉलोइंग है ये, जैसे आप बुक में ही करेंगे। फिर ये क्वेश्चन जो है मैं इनका PDF भेज रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस का कुछ इंटरनल क्वेश्चंस मैं आपके पास सेंड करूँगा, आपने इनको नोटबुक में लिखना है और इनकी PDF मेरे को सेंड कर दे चेक करवाने के लिए। साथ ही आप स्कूल में कोई एक डे है वो फिक्स करें, थोड़ी 10-10 की संख्या में अलग अलग टाइम में आएँ, 9 बजे के बाद से जो 11:30 बजे तक आप आ जाएँ। एक बच्चा, ओनली 10 बच्चे दिन में वो आ सकते हैं, उनको अलाउ है, और अलग अलग टाइम में आप आएँ और कॉपियाँ चेक करवा के लेके जाएं बेटा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपकी पूरी मदद की जाएगी, कोई काम समझ में नहीं आता आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। स्कूल में नोटबुक चेक करवा के ज़रूर आएँ, ये मत सोचिए जून की छुट्टियाँ होंगी, या जून की छुट्टियाँ से पहले हमने बहुत सारा हमारा जो टाइम है वो ख़राब हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें बच्चे, जो भी हमने आपको यूट्यूब से ऑनलाइन माध्यम से करवाया है वो चीज़ें अभी इस साल में पूरा वो रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिपीट करने का टाइम नहीं है बेटा। तो जो करवा दिया वो आपको ऑनलाइन माध्यम से, बाकी जो स्कूल लगता है क्लासेस बैठती हैं उसमें क्लासेस में वहीं से शुरू किया जाएगा, जितना कि हमने ऑनलाइन में कवर कर लिया उसके बाद जो करना है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू। थैंक यू बेटा।